हेलो माय डियर गर्ल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बरसरा और आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। और हमेशा की तरह उन आकाश की ऊंचाई को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। ठीक है। अपने प्रश्नावली 1.5 का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, लेकिन ये है आपके पूर्वों के कुछ गुणधर्म। ठीक है। मतलब कि इनमें एक पॉइंट बच गया था, जिस कारण मैंने इनको दोबारा लिखा और आपको वो पॉइंट भी समझाऊंगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं वो पॉइंट। देखिए, पूर्व के गुणधर्म अपने पास 6 से एक पॉइंट जुड़ा है आपका a का होल डैश, फिर उसका डैश बराबर होता है a समुच्चय के बराबर। ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। a इन a डैश बराबर u, ये अपन को समझा दिया था। a इंटरसेक्शन a डैश बराबर 5, ये अपन को दोनों को एक एग्जांपल लेके बिल्कुल समझा दिया था। अब देखो दो डी मॉर्गन नियम ये है a इन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। ये है डी मॉर्गन नियम। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि जब यहाँ पे यूनियन हो तो इंटरसेक्शन लगा दो और इंटरसेक्शन हो तो यूनियन लगा दो। ठीक है। और जो भी आपके a और b हैं उनके ऊपर क्या है, डैश है, तो इनके क्या लगा दो, दोनों के अलग अलग डैश लगा दो और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब देखो एक साथ पढ़ो, a यूनियन b का होल डैश कैसे पढ़ोगे। पहले तो इंटरसेक्शन लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो पहले तो, और फिर इनके दोनों के डैश लगा दो। ठीक है। यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दो। एक साथ कैसे पढ़ोगे, a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। ओके, ये है आपका डी मॉर्गन का नियम। ठीक है। अब देखो फाइव डैश बराबर क्या होगा, u होगा। ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, मतलब फाइव फाइव तो फाइव है, डैश मतलब कि फाइव के अलावा, यानी कि खाली के अलावा। तो खाली के अलावा क्या बचेगा, खाली के अलावा मतलब कुछ नहीं, खाली तो खाली है, उसके अलावा क्या बचेगा, पूरा का पूरा u आ जाएगा। ओके। अब बोला है u का होल डैश बराबर 5। ठीक है। यानी u क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यानी कि u के अलावा क्या आएगा, u तो क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब कि समुच्चय का पूरा भरमान होता है, यानी कि समुच्चय का पूरे समुच्चय इसमें विद्यमान होते हैं। तो इस u के अलावा मतलब कि उस पूरे ब्रह्मांड के अलावा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल खाली। तो u डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब सातवां पॉइंट इसमें एक और ऐड कर लेना, ये और बच गया था। ठीक है। अब तो वैसे वैसे लिख लेना, आपके पास लिखा हुआ है, एक पॉइंट को ऐड कर लेना। तो a डैश और फिर उसके डैश बराबर होता है a। ठीक है। जब भी किसी समुच्चय का यदि दो बार डैश लगा दिया जाए तो समुच्चय वैसा का वैसा आ जाता है। पहले जैसे मैं सर मैं बोल दूं b डैश और फिर डैश, तो ये क्या है, ये क्या आएगा, दो बार डैश लगा दे क्या आएगा, पूरा का पूरा b वैसा का वैसा आ जाएगा। कोई भी समुच्चय हो, कोई भी एन एक्स वाई जेड कोई भी समुच्चय हो जाए, जैसे मैंने कोई समुच्चय सी लिख दिया तो सी के दो बार डैश लगा दिया, सी डैश और फिर इसका होल डैश, क्या आ जाएगा, अब अगर सर प्रोग्राम सी आ जाएगा। और अपन एक क्वेश्चन भी है इसका, उसमें दिया हुआ है, उसको उससे मदद से हम आपको सिद्ध कर दूंगा। वो पहला ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.5 का। ठीक है। तो आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया, आशा करता हूं। देखिए इस पे आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। प्रश्नावली 1.5 का। ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मान लीजिए कि ई यू ये दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहले ज्ञात करना a डैश b डैश a यूनियन c का होल डैश a यूनियन b का होल डैश a और फिर इसके ऊपर डैश। ठीक है। यानी कि a के बाद डबल डैश लगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, अभी गुणधर्म बताया था आपको, a आ जाएगा। ठीक है। किसी समुच्चय के दो बार डैश लगा तो क्या आ जाएगा, वो समुच्चय वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है। जैसे a के दो बार डैश और a आ जाएगा, b के दो बार डैश लगा तो b डैश और फिर इसके होल डैश, तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है। जो भी समुच्चय के दो बार डैश लगा दो वही समुच्चय आ जाएगा। ठीक है। और इसको अपन प्रूव भी करेंगे b से, b c का डैश ये अपन बोलते हैं। ठीक है। पहला देखो a डैश, a क्या है आपके 1 2 3 4, a डैश मतलब क्या होता है, a के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 के अलावा यूनिवर्सल सेट को बाकी का पूरा लिख देंगे। ठीक है। a डैश के अलावा मतलब कि a के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है। तो 1 2 3 4 के अलावा सारा लिख दो, तो 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5
6 7 8 और 9। ओके, बी डैश, बी क्या है यहाँ पे रहा 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 के अलावा पूरा का पूरा जाएगा यू। ठीक है, तो 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इन 2 4 6 8 को अपन को छोड़ना है। एक नहीं लिखा, एक लिखा है, 2 नहीं लिखा, 3 4 को छोड़ दिया, 5 लिख दिया, 6 को छोड़ दिया, 7 लिख दिया, 8 को छोड़ दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, या आराम से देखना, समुच्चय में देखना, ये तो आपको नॉर्मल ये बता दिया था कल, वैसे फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ए यूनियन सी का होल्ड डैश, तो ए यूनियन सी का होल्ड डैश ज्ञात करने के लिए अपन को ए यूनियन सी से फिर इसका होल्ड डैश निकालेंगे। तो पहले ए यूनियन सी बताओ मेरे को आप, ए यूनियन सी बताओ, ए यूनियन सी, ए तो ये रहा और सी ये रहा, दोनों मिला दो। तो पहले ए को लिख दो 1 2 3 4, फिर 3 4 दोबारा का छोड़ देना, तो 5 से लिख देना। ठीक है, तो लिख दो यहां से 1 2 1 2 3 4, 3 4 दोबारा रिपीट हो गया, छोड़ दो, 5 ऑप्शन लिख दो। ठीक है, यानी कि 1 से 6 तक आ गया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का होल्ड डैश क्या करेंगे, वही बात, किसी का भी होल्ड डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी सब कुछ लिख देंगे, मतलब ए यूनियन सी के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, तो यहां से 1 से लेकर 6 तक है, तो क्या आ जाएगा 7 8 9। तो ए यूनियन सी का होल्ड डैश क्या आ जाएगा 7 8 9। ठीक है, तो ए यूनियन सी का होल्ड डैश क्या आ जाएगा 7 8 और 9। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो 4 आपका ए यूनियन बी का डैश, तो अपन को ए यूनियन बी चाहिए पहले, तो ए यूनियन बी निकालो, ए रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। तो 1 2 3 4, पहले तो ए को लिखो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 2 और 4। ठीक है, 2 4 6 8, तो 2 और 4 तो अपने लिख लिया, 6 8 और लिख दो, तो लिख दो इसमें 6 और 8, ये मामला है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल्ड डैश निकालना है, मतलब ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए यू के अंदर मतलब ये अवयव छोड़ देना है और सारे के सारे लिख देने हैं। तो यू क्या है आपका 1 से लेकर 9 तक है, तो देखिए 1 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 5 लिख दो, 6 नहीं लिखना, 7 लिख दो, 8 नहीं लिखना, 9 लिख दो। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको देखो, इसमें बोला है ए डैश। ठीक है, ए डैश हमने निकाल लिया, तो ए डैश को यहां से लिख देना है, क्यों निकाला हुआ है 5 6 7 8 9। ए डैश क्या है 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि मैं इसका फिर से डैश निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, ये अपने ए डैश निकाल लिया, पहले निकाल लिया, वहां से लिख लिया। ठीक है, अब इसका ए डैश निकाल लिया, इसका भी डैश निकालो आप, ए डैश फिर उसका भी डैश, तो क्या होगा इसके अलावा बाकी सब कुछ यही आएगा, चाहे कितने बार डैश निकाल लो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, उसके अलावा बाकी सब कुछ। तो ए डैश का भी डैश, मतलब कि ए डैश के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, तो आपको यूं इतनी देर में तो याद हो ही गया, 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है, तो 5 6 7 8 9, इससे पहले वाली संख्या लिख दो, यानी 1 से लेकर 4 तक, तो लिख दो 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ए को देखो, ए क्या दे रखा है 1 2 3 4, मतलब ये समुच्चय ए ही आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया ए, फिर उसका डैश, ए डैश उसका होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया, और इसका ये गुणधर्म भी होता है, यानी किसी समुच्चय का 2 बार डैश करने पर वो समुच्चय सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा ए और फिर उसका डैश क्या आ जाएगा ए डैश, सॉरी ए डैश फिर इसका होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमने बता ही दिया। तो देखो इनको एक बार, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है b - c का होल डैश, ये अपन को बताना है। तो अपन को b - c तो ज्ञात करो, फिर इसका डैश निकाल लेंगे, तो b - c। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे b - c, मेरे को बताओ, वीडियो पॉज करो, आप बताओ मेरे को। तो b - c मतलब b में से कुछ घट रहा है, तो
बी और सी के जो कॉमन अवयव है वो बी में से एक हटा दो। ओके, ये तो है इसका मामला, वो बताया मैंने आपको। तो बी और सी, देखो बी और सी में कॉमन क्या है, दो नहीं है, एक तो 4 है कॉमन और एक 6 है, ठीक है। अब बी और सी के कॉमन अवयव किस में घटेंगे, बी में से घटेंगे। ओके, बी और सी के कॉमन अवयव बी में से घटेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि बी में से कुछ घट रहा है मतलब कि बी में से कॉमन अवयव घटेंगे, जो भी आगे है उसमें से घटा दो। ओके, तो मतलब कि देखो 4 और 6 के अलावा बाकी सब कुछ आता है, 4 और 6 क्या है कॉमन, तो कॉमन के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो। 2 8, 2 और 8 आ जाएगा बी माइनस सी, 2 और 8 आ गया, ठीक है। अब बी माइनस सी का डैश मतलब बी माइनस सी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो अपना यू क्या है 1 से लेकर 9 तक, तो लिख दो 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी सब कुछ लिख दो। 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यह आएगा 6 क्वेश्चन। देखो इसको एक बार, आशा करता हूं कि ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 करा है वो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गया, दिमाग में छप गया आपके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू बराबर है तो निम्नलिखित समुच्चय के पूर्वकों ज्ञात कीजिए। ये इनके अपन के समुच्चय जो दे रखे हैं इनके पूर्वकों को ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी समुच्चय का अपन पूरक ज्ञात करते हैं तो उसके डैश लगा देते हैं। ऐसे अपन ने बोला कि ए समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए, डैश लगा दो, सी समुच्चय का पूरक ज्ञात करो, डैश लगा दो, सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बोला है आपको पूरक ज्ञात कीजिए, जैसे ए समुच्चय ए, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा ए डैश, ठीक है। ए अपन को दे रखा है ए बी सी, यू देखो पहले यू दे रखा है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी क्रम वाइज दे रखा है ए से लेकर एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और मतलब कि ए दे रखा है आपको ए बी सी, ओके। अब आपको ए डैश ज्ञात करना है, मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो ए बी सी को छोड़ दो, बाकी सब कुछ लिख दो, तो क्या आ जाएगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ओके। बी दे रखा है आपको डी ई एफ जी, तो बी डैश क्या करो इसका, इसका पूरक बताओ बी का, तो डी ई एफ जी के अलावा बाकी सब कुछ, तो लिखो ए बी सी, डी ई एफ जी को छोड़ दो, एक आ जाएगा एच, ठीक है। ओके बी डैश, अब सी का पूरक बताओ तो क्या आ जाएगा सी डैश, ए सी ई जी ये छोड़ देना भाई, तो क्या आ जाएगा बी, एक तो आ जाएगा बी, सी को छोड़ दो डी, देखो यहां से देख लो आप, ए को छोड़ दिया, बी लिख दिया, बी तो लिखना है, सी को छोड़ दिया क्योंकि सी इसमें है, डी लिख दिया, ई इसमें है, ई को छोड़ दिया, एफ लिख दो, जी इसमें है, जी को छोड़ दिया, एच लिख दो, ठीक है। ध्यान से देख लो भाई, अब डी का पूरक क्या हो जाएगा डी डैश, ओके, यानी कि डी का पूरक डी डैश क्या हो जाएगा, डी के अलावा बाकी सब कुछ एफ जी एच, इसके अलावा लिख दो, इसके अलावा क्या आ जाएगा बी सी डी ई एफ नहीं लिखना, एफ जी एच, एफ जी एच, अच्छा ये नहीं लिखना, आपने लिख दिया बी सी डी ई, बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा भाई इसमें, इसके अलावा ये अवयव बचेंगे, ठीक है। तो देखो, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया और आपको ये पता चल गया बिल्कुल कि अपन समुच्चय का पूरक कैसे निकालते हैं और समुच्चय का पूरक कहते कैसे हैं। ध्यान रखना किसी भी समुच्चय का पूरक निकालते हैं उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्थक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय को पूरक लिखिए। इन्होंने क्या बोला है कि प्राकृत संख्या को समुच्चय को क्या माना है, सार्थक समुच्चय, ओके। यानी कि यूनिवर्सल सेट प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्या पूरी की पूरी मान ले, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ जाएगी, ओके। तो देखिए, तो यूं मान लिया n को पूरा का पूरा, यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय को 1 2 3 4 डैश डैश अनंत, यानी प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, और समुच्चय के पूरक ज्ञात करने हैं, किसी समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात करते हैं उसके ऊपर डैश लगा दो, वो क्या हो जाएगा समुच्चय का पूरक, ओके। आओ बताइए, अक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है।
अब ये जैसे भी है इनको समुच्चय नहीं दिया तो अपन समुच्चय मान, जैसे इसको मैंने एक ए समुच्चय मानूंगा मैं इसको, और साथ के साथ इसको रोट रूप में लिख दूंगा। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसने क्या बोला है, एक प्राकार संख्या सम संख्या है, ठीक है, यानी कि ये सम प्राकार संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो सम प्राकार संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 और अनंत तक जाएंगे। ओके, अब देखो अपन को क्या करना है, इसका समुच्चय का पूरक। ओके, तो इस समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इनके अलावा बाकी सब कुछ, मतलब यदि प्राकार संख्याओं में यदि सम प्राकार संख्या निकाल ली जाए तो कौन सी संख्या बचेगी, विषम प्राकार संख्याएं, ठीक है। तो इसका आंसर यदि अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा, ए डैश अक्ष अर्थात x एक विषम प्राकार संख्या है। ओके, ये आप लिख लेना, वरना आप रोस्ट रूप में चलोगे तो आपके थोड़ा इजी पड़ेगा। वैसे सभी इजी है, आप हमसे पढ़िए, हम आपके लिए हर एक क्वेश्चन हर एक उदाहरण बिल्कुल इजी वे में पढ़ाएंगे। ओके, देखिए ये क्या है, यानी कि समप्राकार संख्या के अलावा विषम प्राकार संख्या आ जाएगी, तो विषम प्राकार संख्या लिख दो 1 3 5 7 9 11 जो भी है सारी की सारी आ जाएंगी। अपन दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखिए कि n में से अपन को a तो घट है n - p, ठीक है। ओके, जैसे a डैश को अपन कैसे लिखते थे, a डैश बराबर u - a, तो u क्या है यहाँ पे n ही तो है, तो इसे समझ लो। b डैश को कैसे लिखेंगे, b डैश बराबर u - b, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बोला है। तो n - a ये आपको पता ही है, और इसे समझो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मात्र n - a मतलब कि n और a दो समुच्चय हैं आपके, तो n में से कुछ घट रहा है, मतलब n और a के कॉमन अवयव किस में से घट जाएंगे, n में से घट जाएंगे, a से भी आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है एक समुच्चय, इसको b मानते हैं, ठीक है, तो माना 20 को। देखो एक प्राकार संख्या है, एक प्राकार संख्या विषम संख्या है, मतलब ये विषम प्राकार संख्याओं की बात, विषम प्राकार संख्या लिख दो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अपन को पता ही है b डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा, मतलब b के अलावा बाकी सब कुछ, तो यहाँ पे प्राकार संख्या क्या है आपका u, तो मतलब विषम प्राकार संख्या यदि अपन निकाल दें b क्या हो, b डैश में क्या होगा, मतलब b को छोड़ दो, तो b को अपन छोड़ेंगे तो मतलब विषम प्राकार संख्या को निकाल देंगे, ठीक है। तो विषम प्राकार संख्याओं के अलावा क्या बचाएंगे इसमें, सम प्राकार संख्याएं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल एक एक लैंग्वेज पर गौर कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, b के अलावा विषम प्राकार संख्याओं के अलावा सम प्राकार संख्याएं 2 4 6 8 10 सभी आ जाएंगे, वेरी इजी। और n - b ये भी लिखते हैं, चलना, ठीक है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, गन्ना मुन्ना रही हूं देश का सिपाही हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बिल्कुल दिमाग क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन 2 तो कर लिया, अब 3 4 और 5 करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन को थर्ड दे रखा है अक्ष सजातीय संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसको पहले तो क्या मानेंगे, इसको सी समुच्चय मानेंगे और फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो 3 का एक धन गुणज है, देखो ध्यान रखना 3 का एक धन गुणज है, ओके। तो मतलब कि इसने बोला है धन गुणज, तो इसमें सारी की सारी प्राकार संख्या इससे 3 से गुणा होंगी, 3 के मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी किसी संख्या का अपन गुणज ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, उसको प्राकार संख्या से गुणा करते हुए चलेंगे। जैसे इसमें 3 दे रखा है, 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 3 गुणा 4, तो ये अनंत गुणा होगा, ठीक है। तो देखो इसको, तो ये इसका समुच्चय क्या बनेगा, 3 गुणा 1 3 गुणा 2 6 3 गुणा 3 9 3 चौक 12 3 5 15, ठीक है। अब सी डैश, यानी कि सी के अलावा बाकी सब कुछ, तो लिख दो 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 लिख दो, 6 नहीं आएगा, 7 8 लिख दो, और अनंत तक जाएगा, ठीक है। और वैसे लिख दो इसको n - c। देखिए ये दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, देखो आपका अक्ष एक अविभाज्य संख्या है, तो इसको d मानो, d समुच्चय माना, और एक अविभाज्य संख्या, तो अविभाज्य संख्या में कौन कौन संख्या आ जाएगी, 2 3 5 7 11 ये आ जाएंगी,
तो डी डैश निकालो, तो मतलब कि डी के अलावा सभी संख्या आ जाएगी, तो डी को छोड़ दो, बाकी सारी लिख दो। तो एक आ जाएगा, दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, चार आ जाएगा, पांच नहीं आएगा, छह आ जाएगा, सात नहीं आएगा, आठ आ जाएगा, नौ आ जाएगा, दस आ जाएगा, ग्यारह नहीं आएगा, बारह आ जाएगा, और ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस डी, एन माइनस डी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अक्सर सब्जेक्ट 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, माना इसको समुच्चय ए। अब लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज कोई हार नहीं इसके अंदर, इनसे बोला है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं देख लिया दो जो 3 और 5 से विभाजित हो, मतलब 3 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए संख्या। जैसे अपन 3 का पढ़ा लिख दिया, फिर 5 का पढ़ा लिख दो, ये लिखना है इसके अंदर, आराम से समझो। ठीक है, अब इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, 3 और 5 मतलब 3 और 5 दोनों से होनी चाहिए, दोनों का मतलब समझो, यानी 3 से भी होनी चाहिए, 5 से भी होनी चाहिए, यानी कि 15 होनी चाहिए, लेकिन वो मामला इसमें है नहीं, आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इसने बोला है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि 3 का पढ़ा भी आएगा, 5 का पढ़ा भी आएगा। ठीक है, ओके, लिखें, तो इसमें आ जाएगा 3, 6, 9, सॉरी 6 से पहले 5 भी तो आएगा ना, क्योंकि 5 भी तो साथ ही है, तो क्रम से लिख दो अपन। तो 5, फिर 6, फिर आ जाएगा आपके 9, 10 और ये जाएगा 9 तक। ठीक है, तो ई डैश क्या आ जाएगा, ई के अलावा के सब कुछ, तो लिख दो 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, और 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं, 8 लिख दो, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, तो ये अनंत तक जाएगा फिर से। और मैथमेटिक्स के रूप में n माइनस ए। आशा करता हूं कि आप ये बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसको देखो आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसको कोई भी समुच्चय मान लो, अपने कहां तक मान लिया था, चलो f मान लो इसको, जो भी है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन संख्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इनका स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एस्टेस अनंत। इसको सोल्व करके लिखो, तो क्या आ जाएगा, 1, 4, 9 और एक कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो f डैश क्या आ जाएगा, मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी उनके अलावा। ठीक है, तो लिख दो, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा, और ऐसे चलेगा। ठीक है, ओके, इसको क्या लिख दोगे, n माइनस f, आप लिख देना, मेरे पास जगह कम है। अब इसको क्या मानोगे, अक्ष एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसको मानो जी समुच्चय माना। तो पूर्ण घन संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएंगे। तो 1 की क्यूब लिखो डायरेक्टली, 1, 2 की क्यूब 8, चलो मैं बता ही देता हूं यार, आप पूरा समझ में, किसी के समझ में आए, किसी के नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है। तो जब इनको अपने इसको सोल्व करके लिखा, तो क्या आ जाएगा, 1, 8, 27 और 64, और अनंत तक जाएगा। तो जी डैश क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण घन संख्याओं के अलावा पूरा का पूरा n आ जाएगा, यानी इनके अलावा बाकी सब कुछ। तो लिख दो, 1 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आएगा, और फिर 9 आ जाएगा, और एक इसी प्रकार चलेगा। इसको क्या लिखेंगे, n माइनस जे।
फर्जी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल इजी है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल ये फर्जी है, x और फिर x दे रहा है x + 5 = 8, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। क्या तरीका, x + 5 = 8, x = 8 - 5, x = 3, यानी कि x का मान है 3, इसको रोस्ट रूप में लिखोगे तो समुच्चय लग जाएगा और 3 आ जाएगा। इसको माना मैंने h समुच्चय, तो h समुच्चय क्या आ रहा है 3, तो अब h डैश क्या आ जाएगा, यानी कि 3 के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो, तो लिख दो 1 2 3 नहीं आएगा, सॉरी 3 तो आएगा ही नहीं, 3 के अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा, 3 को छोड़ दो 4 5 6 और अनंत। ठीक है, अपन को यहां से एक बात समझ में आती है कि प्राकृत संख्या पूरी की पूरी आ जाएगी लेकिन 3 नहीं आएगा, यानी कि प्राकृत संख्या पूरी की पूरी आ जाएगी लेकिन 3 नहीं आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, याद करो मैंने आपको पहले बताया था n - 3, ठीक है, 3 को समुच्चय के रूप में लिखेंगे, यानी कि n तो पूरा का पूरा होना चाहिए लेकिन एक अवयव नहीं होना चाहिए 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, h डैश, तो इसको h डैश बराबर n - 3, यानी कि n तो पूरा का पूरा है लेकिन एक अवयव 3 नहीं होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसको कभी भी ऐसे मतलब लिख देना कि n - 3, क्योंकि n - 3 मतलब कि ये क्या होगा, एक अवयव हो गया, लेकिन घटाव हमेशा समुच्चय माइनस समुच्चय का ही होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और देखो, हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 2x + 5 = 9, बिल्कुल फर्जी है। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक अवयव आ जाएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ। तो क्या है फर्जी इक्वेशन आपका, 2x + 5 = 9, 2x = 9 - 5, 2x = 4 और x = 2, यानी कि एक अवयव आ गया इसमें 2, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे h, इसको मान लो आप i, समुच्चय मान लिया, 2 i डैश क्या आ जाएगा, 2 के अलावा बाकी सारी प्राकृत संख्या आ जाएगी, क्योंकि u अपन को क्या दिया है, प्राकृत संख्या है। ये आप ध्यान रखना, ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करना है इसको, कि u अपन को प्राकृत संख्याएं पूरी की पूरी दी हुई है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है अपन को, ठीक है। तो देखना, तो 1 3 4 5 पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रखा हूं मैं। ये तो i डैश को मैं क्या लिख सकता हूं उस तरीके से कि n तो पूरा का पूरा होना चाहिए लेकिन एक अवयव उसमें 2 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बता दिया, तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बस जो अवयव है उसको माइनस कर दो, ऐसे इसके अंदर अपन को 2 नहीं लेना और पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो n क्या है, प्राकृत संख्या, पूरी की पूरी प्राकृत संख्या होगी लेकिन इसमें 2 नहीं होगा, ठीक है। किस नंबर दे देखो, x सच दैट x का मान ज्यादा है और इक्वल है 7 के, यानी कि अपने इसको j समुच्चय मान लें, तो इसको आराम से देखो कि x का मान 7 से ज्यादा है और 7 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें सभी प्राकृत संख्या आ जाएगी 7 से बड़ी, तो इसमें 7 शामिल है, बिल्कुल है, 7 8 9 10 10 10 अनंत, इसमें 7 8 9 10 और पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो जेड बताओ क्या होगा, तो इनके अलावा बाकी सब कुछ, तो 7 से बड़ी सभी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, तो 7 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और 6, यानी इतनी प्राकृत संख्याएं बचेगी इसके अंदर, ठीक है। आराम से देखना, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा इसमें जेड में, ठीक है। अब इसमें देखो 11 में लास्ट और फाइनल 3 में x बिलोंग टू n और 2x + 1 का मान ज्यादा है 10 से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, यहाँ पे 2x + 1 का मान 10 है, ठीक है। तो जब एक इनको सोल्व करते हैं तो ऐसे दिमाग में ऐसे बैठा लिया करो कि ये बराबर का साइन है, फिर इसको सोल्व कर लिया करो और फिर अपन देखते हैं। तो 2x 10 - 1, इधर 1 को इधर ले जाओ, 10 - 1 बराबर में, तो ऐसे लेके जाते हैं अपन 10 - 1,
तो बराबर मानते हुए चलना, फिर अपन देख लेंगे। और एक प्रश्नावली आएगी देखिए ऐसे निकाय, उसमें आपको मैं पूरा का पूरा आपकी 6 की प्रश्नावली आएगी, इसमें आपको मैं पूरा का पूरा एक क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अक्स बराबर क्या आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो अक्स क्या हो जाएगा 4.5। जब 9/2 करेंगे अपन तो क्या आएगा 4.5, ठीक है। और अक्स किस में है एन में है, ध्यान रखना इस बात का। यानी कि अक्स का मान है 4.5 से ज्यादा, ठीक है। और अक्स प्राकृत संख्या में तो 4.5 ज्यादा तो 5 हो जाएगा, तो 5 6 7 8 और पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। इसको समुच्चय माना मैंने, कोई के मानो इसको ये समुच्चय माना, तो इसमें 7 से इसमें 4.5 से बड़ी पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ जाएगी, 5 भी आ जाएगा। तो 5 6 7 और पूरी प्राकृत संख्या आ जाएगी इसके अंदर, ओके। तो के डैश क्या आ जाएगा, यानी के अलावा सभी संख्याएं, यानी कि इनके अलावा बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं 5 के बाद की पूरी पूरी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर, तो कौन सी प्राकृत संख्या बची के डैश में 1 से लेकर 4 तक, तो लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस, ये तो आपको लिखना ही है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा था, इसी कारण आपको थोड़ी बहुत बोरिंग हुई होगी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया है, आपको इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।